की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एसिड बेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में, सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट, 4 टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं, एक चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसिड बेस पे आते हैं। तो एसिड बेस से रिलेटेड जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था वो था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में हम एक बात याद रखेंगे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा जब आपका जो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो आर्हीनियस ने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में H+ आयन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, या और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं, और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे HCl आर्हीनियस के अनुसार एक अम्ल है, क्योंकि HCl को जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो HCl H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, तो इसीलिए HCl एसिड है। जबकि NaOH वाटर में एक बेस है, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, वाटर में प्रोड्यूस करेगा। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पे दूसरी बात जो है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, N2O5 हो गया, SO3 हो गया, P4O10 हो गया है, ये सब आपके एसिडिक ऑक्साइड हैं। तो आपके P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनके जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे, जैसे CO2, SO2, N2O5, SO3, P4O10। जैसे CO2 को मैं जैसे ही वाटर में डिसोशिएट करूँगा तो ये CO2 + H2O ये बना देगा आपका H2CO3 बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड की जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूँगा तो वो H2SO3 बना देगा, N2O5 के वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो इसीलिए क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं। अगला पॉइंट जो आपको आर्हीनियस बताता है वो बताता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। जैसे जो भी S ब्लॉक एलिमेंट के जो ऑक्साइड होंगे, जैसे वो चाहे वो सोडियम का ऑक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम का हो, मैग्नीशियम का हो, स्ट्रांसियम का हो, बेरियम का हो, एस ब्लॉक एलिमेंट के जो भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, आपके बेसिक होंगे। जैसे N2O जो है सोडियम का ऑक्साइड है वो आपका एसिडिक है, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने पे NaOH बना रहा है, जो कि एक क्या है, बेस है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया था वो था ब्रॉनस्टीट-लोवरी कॉन्सेप्ट। और ब्रॉनस्टीट क्या कह रहा था, ब्रॉनस्टीट के अनुसार क्या था कि H+ आयन या प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ब्रॉनस्टीट बेस होते हैं। तो एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन एसिड होते हैं। जैसे HCl एक ब्रॉनस्टीट एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब HCl अगर टूटेगा तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो यहाँ पे ये HCl और Cl नेगेटिव क्या है, कंजुगेट पेयर है। कंजुगेट पेयर क्या होता है, कंजुगेट पेयर वो होते हैं जिनमें H+ का अंतर होता है। देखो Cl नेगेटिव कंजुगेट पेयर है HCl का, क्योंकि HCl और Cl नेगेटिव में दोनों में किसका अंतर है, आपका सिर्फ H पॉजिटिव का अंतर है। तो ये कंजुगेट पेयर का है। अच्छा, अब आते हैं हम क्या कि एवरी आर्हीनियस एसिड इज़ ब्रॉनस्टीट एसिड। जितने भी आर्हीनियस एसिड हैं वो ब्रॉनस्टीट एसिड होते हैं, लेकिन जितने आर्हीनियस एसिड होते हैं वो ब्रॉनस्टीट एसिड भी होते हैं, लेकिन जितने आर्हीनियस बेस हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रॉनस्टीट बेस हुई हो। जैसे एग्जांपल NaOH के लिए आर्हीनियस के अनुसार NaOH तो आपका एक एसिड है, लेकिन आर्हीनियस के अनुसार NaOH एक बेस है, लेकिन ब्रॉनस्टीट के अनुसार ये बेस नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आर्हीनियस में जो बेस होंगे वो ब्रॉनस्टीट में भी बेस होंगे, लेकिन आर्हीनियस में जो एसिड होंगे वो कन्फर्म है कि वो ब्रॉनस्टीट एसिड भी होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है लुईस कॉन्सेप्ट आता है आपका। लुईस कॉन्सेप्ट कहता है कि एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और बेस मेरे क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। एसिड मेरे पर क्या होते हैं, आपके लोन पेयर एक्सेप्टर, और बेस आपके लोन पेयर डोनर होते हैं।
जैसे BF3 हो गया चाहे BCl3 हो गया, ये सभी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, क्योंकि BF3 में अगर आप देखेंगे तो BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये इसीलिए ये किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड। जबकि अमोनिया के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है, इसीलिए वो लुईस बेस की तरह काम करेगा। हाँ, एक और सवाल आया था आपका, किस पे आया था आपका, अगला सवाल था आपका एसिडिटी और बेसिसिटी पे। एक बात समझ लीजिए आप, मैं आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जैसे जैसे अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी अगर आपकी, तो आपकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। जैसे HNO, जैसे इसमें देखो HClO4, HClO3, HClO2, HClO में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +7 है, +5 है, +3 है और +1 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, अगर सेंट्रल मेटल सेम है तो आपकी एसिडिटी भी बढ़ेगी। इसीलिए HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर SLO3, फिर HClO2 और HClO। इसी तरीके से H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये इनकी एसिडिटी का क्या है, ऑर्डर है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ अपने आप ही में, ऑटो आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई सब्सटेंस खुद ही के लिए एसिड का भी और बेस का भी काम करे, तो वो ऑटो आयनाइजेशन कहलाता है। जैसे H2O देखेंगे तो H2O अगर ऑटो आयनाइज हो जाए तो वो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब 2 H2O मॉलिक्यूल अगर आप लेंगे तो दोनों में से एक H2O फिर एसिड का काम करेगा और दूसरा बेस का काम करेगा, तो वो अपने आप में काम चला देते हैं, तो इसको हम ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं। जैसे ट्वाइस अमोनिया अगर ऑटो आयनाइज होगा तो NH4 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव। मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि जो सवाल होंगे वो सवाल कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप इन कॉन्सेप्टों को ढंग से देखिए। अब मैं MCQ डिस्कस कर रहा हूं, कुछ और भी MCQ। अगर आपसे कोई पूछे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, H2O जो है, वाटर जो है, उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि H2O जो होता है आपका, आप हर एक सॉल्वेंट सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए H2O क्या है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लिक्विड अमोनिया and SO2 both are option number A aqueous solvent, aprotic solvent, aprotic and protic solvent, protic and aprotic, both organic solvent। अभी हम आगे बात करेंगे कि एक्वस कौन से सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस कौन से सॉल्वेंट है, पोलर क्या है, प्रोटिक क्या है, एप्रोटिक क्या है। फिलहाल अमोनिया प्रोटिक सॉल्वेंट है और SO2 आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है। लिक्विड अमोनिया एक्ट एज सॉल्वेंट एट डैश 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 टेम्परेचर। लिक्विड जो अमोनिया होता है वो लो टेम्परेचर पे वो आपका सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सॉल्वेंट विद द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डैश डैश फॉर आयनिक कंपाउंड। अगर किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो उतना बढ़िया सॉल्वेंट होगा आयनिक कंपाउंड के लिए या पोलर कंपाउंड के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट का सवाल है द रिएक्शन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट गेट अटैच टू द सॉल्यूट स्पीसीज आर कॉल्ड सॉल्वूशन कहते हैं। सॉल्वूशन कहते हैं, सॉल्वुलेशन रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन करने लग जाता है। नेक्स्ट सवाल है एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ब्लू कलर सॉल्यूशन, दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू। एल्कली जो मेटल होते हैं, जैसे आपके पास सोडियम है, चाहे आपका लिथियम है, कोई भी हो गया है, तो अगर इनको लिक्विड अमोनिया में रखते हैं तो इनका मतलब लिक्विड अमोनिया आपके पास है, आपने उसमें अगर क्या डाला, कोई एल्कली मेटल डाला, वो सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है। और वो ब्लू किस लिए होता है, क्योंकि उसमें अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट सवाल है लिक्विड SO2 इज गुड सॉल्वेंट फॉर। लिक्विड SO2 जो होता है वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड के लिए बढ़िया सॉल्वेंट होता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट एसिड। अब हम ये सवाल अभी आप देख लीजिए, दोनों सवालों को उतार दीजिए। इसमें सिल्वर आंसर है और इसमें कैडमियम आंसर है, क्योंकि HSAB पे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पे मैं फिर से बात करने वाला हूँ। तो अभी सवाल देख लीजिए, आप फिर से उन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे जो मैं SSAB वीडियो में आगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम सॉल्वेंट पे आते हैं अगर। तो पहले सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट वो होता है लिक्विड दैट डिजॉल्व सॉल्यूट टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन। लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो क्या करता है, सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक क्या होता है, जो विलेय को घोलता है उसे विलायक कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलता है तो वो सॉल्यूशन क्या बनाता है। वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है
कि अगर आपको ड्राइंग एजेंट में कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राई क्लीनिंग के लिए टेट्राक्लोरोइथाइलिन यूज़ करते हैं। टॉल्विन का इस्तेमाल पेंट थिनर में होता है। कोई भी पेंट आपको गाढ़ा करना है तो उसके लिए टॉल्विन का इस्तेमाल होता है। एसीटोन हो गया, मिथाइल एसीटेट हो गया है, इथाइल एसीटेट हो गया, इन सभी का काम नेल पॉलिश रिमूवर में काम करते हैं। हम सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है। जैसे आप नेल पॉलिश लगाते हो और नेल पॉलिश हटाने के लिए आप एसीटोन का यूज या मिथाइल एसीटेट या इथाइल एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं। स्पॉट रिमूवर में हेक्सेन हो गया और या पेट्रोलियम ईथर होता है। नॉर्मली जो हमारे परफ्यूम्स होते हैं उनमें सॉल्वेंट एथेनॉल होता है। अब हो गया है एबिलिटी ऑफ वन कंपाउंड टू डिसॉल्व अनदर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। एक कंपाउंड की एबिलिटी कि वो दूसरे कंपाउंड को कैसे खुद में डिसॉल्व कर सकता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं सॉल्युबिलिटी द कंपाउंड आर सॉल्युबल देन दे आर सिविल मिसरेबल विथ ईच अदर। अगर कोई भी दो कंपाउंड है, मान लीजिए पानी है और चीनी है, तो चीनी पानी में घुल रही है, तो चीनी और पानी एक दूसरे में क्या है, मिसरेबल है, घुलनशील है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या किया है, तेल और पानी लिया है, तो दोनों एक दूसरे में मिसरेबल नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। मरकरी के सॉल्यूशन को अमलगम कहते हैं। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट और टू टाइप। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट होता है उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 15 से ज़्यादा होता है। जैसे H2O यानी वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80 है, इसीलिए ये क्या है, आपका पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर मैं CCl4 की बात करूँ तो CCl4 या बेंजीन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 से कम होगा। तो आगे इधर से मैं ये कह सकता हूँ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 से ज़्यादा होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 से कम होगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। पोलर सॉल्वेंट, अब ये पोलर सॉल्वेंट हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक प्रोटिक होता है, दूसरा होता है एप्रोटिक। प्रोटिक और एप्रोटिक, प्रोटिक और एप्रोटिक से रिलेटेड एक सवाल इससे पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट दो तरीके से होते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। तो पोलर, जब हम पहले प्रोटिक सॉल्वेंट पे आते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेटेड एनायंस थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एनायन को स्टेबलाइज कर देते हैं। किसको करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है जी। और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये कैटाइन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। फिर से कह रहा हूँ, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये कैटाइन, ये आपके प्रोटिक जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपके जो एनाइंस जो होते हैं, एनाइंस को स्टेबलाइज करते हैं। प्रोटिक एनाइंस को स्टेबलाइज करते हैं विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल एप्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं करते। जैसे H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और आपका एसीटोन हो गया, डाईमिथाइल डाइक्लोराइड, ये है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN2 रिएक्शन को सॉल्वेंट करते हैं। अगर हाँ, अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, सबसे पहले अगर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट की बात करूँ मैं, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के नाम बताइए, या इनमें से कौन सा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट है। पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, टॉल्विन हो गया, ये सभी क्या हैं, आपके नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट हैं। जबकि नॉन पोलर ईथर सॉल्वेंट में 1,4-डाइऑक्साइम है, या आपका डाइथाइल ईथर है, THF है, ये सभी नॉन पोलर भी हैं और ईथर कंटेनिंग सॉल्वेंट है। नॉन पोलर हैलोजन सॉल्वेंट जो होता है उसमें क्लोरोफॉर्म है। अब आते हैं हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, याद होनी चाहिए आपका। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका DCM है, डाइक्लोरोमेथेन है, CH2Cl2 है, या इथाइल एसीटेट है, एसीटोन है, एसीटोनाइट्राइल है, या DMSO है। DMSO का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको। DMSO का फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ये हो गया है डाई मिथाइल
मिथाइल सल्फोक्साइड, जिसका नाम है DMSO। अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूँगा तो अमोनिया हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ये सभी क्या हैं आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। याद ढंग से कीजिए, अमोनिया, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटेनॉल और आइसोप्रोपाइल एसिड, एथेनॉल है, मेथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, वाटर, ये सब पोलर प्रोटिक है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो डाईमिथाइल ईथर और डाईएक्सोमेथेन है या एसीटोन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि वाटर DMSO का इनका बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होता है, ज़्यादा होता है। अब मैं आता हूँ H2SO4 में आता हूँ। H2O एज ए सॉल्वेंट सिस्टम में आपने दो डिस्कस करने, सॉल्वेंट में H2O और अमोनिया। तो H2O का जब ऑटो आयनाइजेशन होता है तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाए, तो वाटर में तो वो एसिड होगा, और अगर कोई OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाए तो वो बेस होगा। जैसे NaOH H2O में एक बेस है, क्योंकि NaOH को जैसे आप पानी में डालोगे वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसलिए H2O NaOH एक बेस है वाटर में, जबकि HCl वाटर में एक एसिड है, क्योंकि ये HCl H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। इसी तरीके से अमोनिया पे अगर मैं आता हूँ, अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन होता है ट्वाइस अमोनिया इज इक्वल टू NH4 प्लस NH2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। तो वो आयन्स जो आपके NH4 पॉजिटिव के कंसंट्रेशन को बढ़ाए वो एसिड है, और जो आपके NH2 नेगेटिव के कंसंट्रेशन को बढ़ाए वो बेस है। जैसे NH4Cl अमोनिया में एक एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि NH4Cl को जैसे ही आप वाटर में डालोगे वो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। अब इससे होगा क्या, NH4 यहाँ से NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यूरिया भी अमोनिया में क्या है आपका एसिड होता है। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका HSAB। HSAB का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वो होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। पहली बात तो ये है कि जो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की थ्योरी है ये पोलराइजेशन पे आधारित होती है, ध्रुवीकरण की पे आधारित होती है, और जिनका पोलराइजेशन आसान होता है वो सॉफ्ट होते हैं, जिनका पोलराइजेशन मुश्किल होता है वो क्या होते हैं आपके हार्ड कहलाते हैं। पोलराइजेशन अगर आसान है, बस सिंपल रखिए, अगर किसी का पोलराइजेशन आसान है तो वो सॉफ्ट होगा, और अगर पोलराइजेशन मुश्किल है तो वो हार्ड होगा। तो कैटायन, एक बात और समझ लीजिए यहाँ से, कैटायन जनरली एसिड होते हैं, धनावेशित जो भी होते हैं सामान्यतः वो अम्ल होते हैं, चाहे वो हार्ड एसिड हो या सॉफ्ट एसिड हो, और एनायंस जनरली बेस होते हैं, चाहे वो सॉफ्ट बेस हो या हार्ड बेस हो। अब आते हैं हम हार्ड एसिड कौन से होते हैं। हार्ड एसिड जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, पहली बात। जैसे किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, साइज उसका स्मॉल होगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो बेसिकली जितने भी आपके ये आपके हार्ड एसिड हैं कौन कौन से, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सॉफ्ट एसिड कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड वो हैं जिनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, साइज अगर लार्ज है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अभी बात करेंगे इन पे। हार्ड बेस में बात करूँ मैं, हार्ड बेस का साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो नेगेटिव चार्ज होगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जबकि सॉफ्ट बेस में साइज लार्ज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको ऐसा क्यों है। अगर मैं हार्ड बेस में हूँ, हार्ड बेस कौन से होते हैं, जिनका साइज छोटा हो, तो इसीलिए और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इसीलिए फ्लोरीन नेगेटिव आपका क्या है, हार्ड बेस है। जैसे Cl नेगेटिव भी हार्ड बेस है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए इसके अलावा जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो हार्ड बेस हैं, ये इजीली पोलराइज नहीं होंगे। जैसे H2O हो गया, OH नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, एसीटेट आयन। देखिए ये टेबल बढ़िया से समझिए, यहाँ से सवाल आ सकता है भाई, ठीक है जी। दूसरा होता है आपका सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस वो होते हैं कि जो जैसे जो जिनका साइज़ क्या हो, जो इजीली पोलराइज हो जाए, इनका साइज़ बड़ा होना चाहिए, तो साइज़ बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो आयोडीन नेगेटिव, क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसीलिए ये सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आएगा। जैसे R2S हो गया, RSH हो गया, SCN हो गया, ये सब सॉफ्ट बेस, CO हो गया। अगर मैं बॉर्डर लाइन की बात करूँ तो बॉर्डर लाइन में Br नेगेटिव बॉर्डर लाइन में आएगा, N3 नेगेटिव हो गया, आपका एनिलीन हो गया, ये सब बॉर्डर लाइन है। हार्ड एसिड अगर मैं बात करूँगा
हाँ, एक बात समझ लीजिए, हार्ड एसिड जो होते हैं जिनका पोलराइजेशन मुश्किल होता है, और जो फर्स्ट ए के और सेकंड ए के जो मेटल हैं वो सभी आपके क्या हैं, हार्ड हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए के। तो इसीलिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, या ये सभी क्या है आपके जो फर्स्ट ए वाले हैं, जो आगे अर्ली ऑफ द सीरीज़ है, जिनका साइज छोटा है तो इसीलिए वो हार्ड है। जबकि आपका जो सॉफ्ट है वो RU, RH, PD ये सब क्या हैं आपके सॉफ्ट हैं। बॉर्डर लाइन भी यहाँ पे हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिए, अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस से मिलेगा तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से मिलेगा तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा।